Assalamualaikum all my dear student, वेलकम बैक टू माय लाइफ स्टडी चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है मैंने MCQs करवाने का सिलसिला शुरू किया है और इंशाल्लाह मैंने आपको बताया था लेक्चर भी बहुत जल्द मैं डाल दूँगी। पहले पूरी बुक के MCQs सॉल्व करवाऊँगी, फिर उसके बाद मैं लेक्चर भी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और मुझे आप तकरीबन एक महीना नहीं लगेगा शायद, हाँ 15 दिन तक ये हो जाए, 15 दिन या एक महीने तक हो जाए, क्योंकि मैं रोज़ अपलोड कर रही हूँ। तो 14 चैप्टर है ना, तो 14 दिन में इंशाल्लाह हो जाएंगे। 14 दिन में नहीं तो 15 में हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। और मैं आपको सारे MCQs की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रही हूँ, तो आप तवज्जो से सुनिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोज़ाना जो भी मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिन स्टूडेंट को अभी तक नहीं पता तो आप उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज मैं आपको MCQs करवा रही हूँ। फ़र्स्ट चैप्टर का मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है, और सेकंड के भी मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं वीडियो देखी है तो काइंडली आप वो जाकर देख लीजिएगा। फ़र्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और सेकंड चैप्टर एंजाइम, ठीक है, उनकी मैंने पार्ट वाइज डाली हुई हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब मैं ये थर्ड चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर का चैप्टर है यहाँ पर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो वो वाला चैप्टर अब मैंने शुरू किया है, ठीक है। तो सबसे पहले MCQs कराने से पहले मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और हाँ, मुझे आपको ये भी मैसेज पहुँचाना था कि जितने भी इस बुक में बहुत मतलब इन्होंने बहुत अच्छी बुक बनाई है इस बार। तो इस बुक में जितने भी इंफॉर्मेशन वाले पॉइंट है बॉक्सेस में जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिस पे बच्चे ध्यान नहीं देते, तो मोस्टली वो पूछ लेते हैं, ठीक है। और उसकी लेबलिंग वगैरह भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और इस चैप्टर में खैर इतने वो डायग्राम्स वगैरह नहीं आती हैं, और मैं इसलिए MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ कि ये सारी लाइंस बुक की भी पढ़ लिएगा तवज्जो से, जो पॉइंट्स उस बॉक्सेस में, क्योंकि जब करोना था तो आपको पता है कि 60% MCQs आ रहे थे पेपर्स में। तो फिर बच्चों को पूरी बुक्स रीड करनी पड़ी थी, हाईलाइट करना पड़ा था। तो अल्लाह ना करे वैसे तो करोना ना आए, लेकिन वैसे ही अगर इन्होंने वही वाला पैटर्न रखा MCQs वाला, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है, बाकी प्रोविंसेस में भी वही होता है, अगर इन्होंने रखा तो फिर आप ऐसा अभी से ही आप इसकी प्रिपरेशन कर लें, हाईलाइट कर लीजिएगा जो जो बात आपको मतलब इसकी पॉइंट मेन लगते हैं चैप्टर के। और हाईलाइट करने का भी तरीका होता है कि आप ऐसा नहीं पूरी बुक हाईलाइट कर लें, मेन पॉइंट हाईलाइट करने होते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इशू हो रहा हो समझने में तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलें, आज मैं आपको सबसे पहले MCQs करवाने से पहले थर्ड चैप्टर के कुछ डिजीज़ के बारे में बताऊंगी, जो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हैं, ठीक है। वैसे तो ये 30 से भी ज़्यादा होती हैं, 40 से भी ज़्यादा होती हैं, 30 से क्या 40 से भी ज़्यादा ये डिजीज़ होती हैं। और हमारी बुक में खाली 3 ही हैं। जो हमारी ओल्ड बुक थी उसमें भी 3 ही थे, और ये जो न्यू बुक है इसमें भी 3 ही हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले टे सेक डिज़ीज़ है, उसके बाद गॉचर्स डिज़ीज़ है, और फिर क्रेब्स डिज़ीज़ है। देखिए टे सेक डिज़ीज़ आपको मैं आपको पहले ये बता दूँ, लाइसोसोमल स्टोरेज डिज़ीज़ मतलब होती क्या है, ये क्यों होती हैं। देखिए लाइसोसोम आपको पता है कि ये एक ऑर्गेनल है, ठीक है, ये गोल्जी बॉडीज़ से बना है, ठीक है। तो लाइसोसोमल का इसका काम क्या होता है, आपको सबसे पहले ये डिज़ीज़ समझने से पहले उसका काम पता होना चाहिए। लाइसोसोम का काम क्या होता है कि वो जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको वो क्या करता है, वो तो पैराऑक्सीसोम का काम होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, क्योंकि उसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन इसका काम क्या होता है, ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करवाता है, ठीक है। अगर जैसे हमारे जो हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, अब वो हमारे सेल के अंदर जाता है तो वो फूड वैक्यूल्स के तौर पर जाता है। ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो अगर नहीं पढ़ा इंशाल्लाह मैं डाल दूँगी। तो ये उस हमारे सेल के अंदर इंटर होता है, ठीक है। फिर उस फूड वैक्यूल आपको पता है, एक होता है प्राइमरी लाइसोसोम जो न्यू बना होता है किससे, गोल्जी बॉडीज़ से। और दूसरा कौन सा होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम। वो सेकेंडरी लाइसोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम में क्या फ़र्क है ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्राइमरी क्या होता है, जो फ्यूज़ नहीं हुआ हुआ होता है किसी भी वैक्यूल से, और सेकेंडरी क्या होता है, जो फ्यूज़ हो चुका होता है।
देखिए सेकेंडरी वाला ना जो हमारे अभी मैंने बताया ना फूड वैक्यूल इंटर हो चुका है, ठीक है। फूड वैक्यूल जब इंटर हो गया तो वो उसका काम क्या होगा, अब जो लाइसोसोम है वो डाइजेस्ट करेगा फूड को, ठीक है। याद रखिएगा लाइसोसोम ना डाइजेशन करता है इंट्रासेलुलर, ठीक है। मेन तो इसका यही फंक्शन है। और सेकेंडली ये क्या करता है, सुसाइडल सेक्स के तौर पर भी काम करता है। इसका सेकेंड नेम आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस होता है, ठीक है। इसी तरीके से वैक्यूल का क्या होता है, स्टोरेज हाउस होता है। अच्छा वैसे आपको एक नॉलेज के लिए बता दूं कि साइटोप्लाज्म को भी स्टोरेज हाउस कहते हैं, लेकिन मोस्टली कौन सा ऑर्गेनल अगर पूछें, क्योंकि साइटोप्लाज्म एज सच ऑर्गेनल नहीं है, वो कोई एक मीडियम है। तो लेकिन जो हम अगर एमसीक्यूज़ में आए तो आप वैक्यूल ही टिक कीजिएगा, क्योंकि वो वाहिद ऑर्गेनल है जो स्टोर करता है, आपको पता है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। और एनिमल में छोटे छोटे होते हैं वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो मैं आपको लाइसोसोम का बता रही थी, उसने उसको डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है। वो फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ होने के बाद जो एक बॉडी बनी ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करता है, ये डाइजेशन वगैरह करवाता है, और जो हमारी जो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन है उसको रख लेता है, ठीक है, सेल को दे देता है। क्योंकि आपको पता है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है, अगर आपने पढ़ा हो, वैसे तो अभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन शायद थोड़ी बहुत नॉलेज हो आपको, मैट्रिक में 9th में जैसे आपने पढ़ा हो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। देखें ये होता है रेस्पिरेशन का एक है स्टेप, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन का, नॉट ओवरऑल। देखें बच्चों कंफ्यूज होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को एक समझते हैं, नहीं, ये देखें ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन ये दो स्टेप हैं किसके, रेस्पिरेशन के, अगर हम बात करें ना, ठीक है। तो मैं आपको ये बात बताई थी, अगर इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन का ये एक स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है जो साइटोप्लाज्म में होता है, और बाकी जो क्रैब साइकिल हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं, उसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के उसमें मेम्ब्रेन में होते, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का होती है माइटोकॉन्ड्रिया की जो वो इनर मेम्ब्रेन की जो वॉल होती है ना, मतलब मेम्ब्रेन ही कहेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अगर एमसीक्यूज़ में ये भी आए कि ज़्यादातर इंजाइम कहाँ पाए जाते हैं हमारे सेल में, तो मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनल है जिसमें ज़्यादा इंजाइम पाए जाते हैं। जबकि प्लांट में कौन सा होगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, बोथ, ठीक है। अच्छा मैं आपको ये बता रही थी टे साक डिजीज़ में क्या होता है कि जब कोई फूड अंदर आता है उसमें लिपिड भी होता है, जाहिर सी बात है, ग्लूकोज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसे कहते हैं, ठीक है, लिपिड होता है, ठीक है, फैट जिसे कहते हैं हम लोग, वो होता है। तो ये क्या होगा, लाइसोसोम ना उसको डाइजेस्ट कैसे करेगा, लाइसोसोम ना जैसे ही मैंने आपको बताया फ्यूज़, वो ना अगर कोई भी फूड एब्जॉर्ब होता है ना, बार बार सुनता है एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होती है, ये डाइजेशन का जो आपको पता है न्यूट्रिशन जो होती है एनिमल में, तो ऑटोट्रॉफिक हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होती है उसका ये एक स्टेप होता है, ठीक है। डाइजेशन भी होता है, फिर एब्जॉर्प्शन, खैर वो हमारी दूसरा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि एब्जॉर्प्शन तो हो गई, ठीक है, फिर अब वो एक ना वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन जाएगा वो जैसे ही अंदर गया प्लांट के, ठीक है, एनिमल के अंदर, सॉरी प्लांट में नहीं होता, ठीक है, एनिमल की मैं बात कर रही हूँ। एनिमल में जैसे अंदर किया वो फ्यूज़ हो गया प्राइमरी लाइसोसोम से। प्राइमरी लाइसोसोम जो अच्छी चीज़ें होंगी हमारी बॉडी के लिए, मतलब न्यूट्रिशन जो हमारी एनर्जी प्रोवाइड करेंगी उसको अलग कर देगा, जबकि जो हमारी बॉडी के लिए जो वेस्ट होगा, हमारे सेल के लिए वेस्ट चीज़ें होंगी, उसको वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए बाहर भेज देगा, ठीक है। मतलब जो फूड वैक्यूल आया वो कौन सा आया, एंडोसाइटोसिस से आया अंदर। एंडोसाइटोसिस का भी कौन सा वाला स्टेप, फेगोसाइटोसिस। फेगो मतलब आपको पता है फूड अंदर आया ना, पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है पानी अंदर आना या कोई फ्लूइड चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फूड अंदर आया था तो वो फेगोसाइटोसिस से अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाहर गया है वो कौन से उससे गया है, ये गया है एक्सोसाइटोसिस से, ठीक है। ये आपको चीज़ें सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बोली थी लिपिड। अब देखें सबसे बड़ी बात कि स्टोरेज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़, अगर लाइसोसोम ही सही काम नहीं करेगा, उसके अंदर जो देखें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो ये का ब्रेक करते हैं, सब तोड़ते हैं वोड़ते हैं, और ये आपको ये भी पता होना चाहिए ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ बनते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनते हैं, वैसे बहुत इजी है, आपको पता है, ये राइबोज एंजाइम का चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, मतलब पर चैप्टर नहीं पढ़ाया मैंने, एमसीक्यूज़ में बताया था कि प्रोटीन के नेचर के होते हैं,
एंजाइम, तो जाहिर सी बात है प्रोटीन का बनती है राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं जिसे, ठीक है। राइबोसोम होते हैं कहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो आपको पता है कि ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये भी वहीं बना होगा, फिर ठीक है पैकिंग होकर उसकी आपको पता है ट्रांसफ़र वेसिकल्स के ज़रिए आएगा गोल्जी बॉडीज़ में, और फिर पैक होकर ये वहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि लिपिड फिर ना ये स्टोर होता रहेगा अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं काम कर रहा लाइसोसोम का, लिपिड हो या कोई भी फूड हो। लेकिन यहाँ पर टेस्ट सेक डिजीज में सिर्फ लिपिड का जिक्र किया गया है कि जाहिर सी बात है हमारी जो बॉडी है तो उसमें लिपिड अगर उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ये सारी, वैसे तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि ब्रेन में 60% लिपिड होता है, ब्रेन में 60% लिपिड होता है जो हमारी बॉडी के लिए कोई यूज़फुल नहीं होती, कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं होता। हालांकि आपको पता है लिपिड जो है वो डबल एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। मतलब अगर हम रोज़े की हालत में होते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी ग्लूकोज ख़त्म हो गया तो वो क्या होगा, लिपिड पे बात आ जाती है कि लिपिड फिर वो डाइजेस्ट होने लग जाता है और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, लाइसोसोम की स्टोरेज, मतलब लाइसोसोम की वजह से नहीं, उसके हाइड्रोलाइटिक नहीं है ना उसके पास, तो उसकी वजह से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं है तो डाइजेस्ट कौन करेगा, ठीक है। डाइजेशन ही नहीं होगी इंट्रासेलुलर, तो सेल के अंदर ये जमा होने लग जाएंगे, लिपिड जैसे ही जमा होने लग जाएंगे, आपको पता है ये ब्रेन में जो सेल्स हैं उसमें जमा होने लग जाएंगी, तो उससे क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी। यहाँ सिम्टम्स लिखे हैं, मैं क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी लिखे हैं यहाँ पर। ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ब्लाइंडनेस पता है आपको, आपको पता है बिनाई चली जाएगी, ठीक है, उससे ब्रेन का ही ताल्लुक है। और डेट क्या होगी उसको आप खुद पता होना चाहिए ये बात कि जब ब्रेन ही हमारी जैसे सीपीयू होता है कंप्यूटर का, पूरी निज़ाम चलाता है बॉडी का, ऐसे हमारा ब्रेन भी है, वो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो वही ख़राब हो जाएगा तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो वो बंदा या वो बेबी डेड बाय एज ऑफ 3 साल की उम्र में ही वो डेथ कर जाएगा या उससे भी कम में, ठीक है। तो ये टे सेक डिजीज़ है। उसके बाद होती है गोचर्स डिजीज़। गोचर्स डिजीज़ में क्या होता है, लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट होती है। देखें लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट का मतलब है ये इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी, ये फूलने लग जाएंगे, बड़े होने लग जाएंगे लिवर और स्प्लीन। क्यों, क्योंकि ना यहाँ पर देखें हर चीज़ स्टोर होने लग जाएगी, क्योंकि डाइजेशन तो हो नहीं रही है, स्टोर करता है ना लिवर। आपको पता है कि लिवर यहाँ पर हम हर चीज़ ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन हमारी जो बॉडी है उसमें ग्लाइकोजन का होता है, लिवर में होता है और मसल में होता है। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है ग्लूकोज टूट कर एटीपी में बनता है, वो सारा प्रोसेस है, तो ये लिवर में होता है, ठीक है। और स्प्लीन इनलार्जमेंट क्यों होगी, स्प्लीन इनलार्जमेंट इसलिए होगी कि वहाँ पर प्रोटीन स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये इसलिए एरूजन ऑफ लॉन्ग बोन्स बोन भी बहुत ज़्यादा लंबी होने लग जाएंगी, एरूजन, और सूजने, उनके जो टिप हैं बोन के वो सूजने लग जाएंगे, नी वगैरह के, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होगी, क्यों, क्योंकि हमारी जो ब्रेन के सेल हैं उसकी वजह से, जो मैंने अभी ऊपर बताया। इन एन इनफर्टाइल फॉर्म ओनली, ठीक है, इनफेंटाइल फॉर्म ओनली। देखिए इनफेंटाइल फॉर्म क्या होता है, रिटार्डेशन होगी छोटी ही उम्र में, कोई आप मतलब जैसे ना बड़ी एज में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तीनों जितनी भी डिजीज़ है ना ये लाइसोसोमल, ये ज़्यादातर लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ वाले पर्सन सरवाइव नहीं कर सकते, ज़्यादातर ये होता है केसेस में, ठीक है। बहुत रेयर होंगे जो सरवाइव करते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी में हम जो भी खा रहे हैं स्टोर हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है, यूज़ ही नहीं हो रहा, तो वो कैसे हम सरवाइव कर पाएंगे, ना कोई हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो पाएगा, एटीपी नहीं जब मिलेगा, क्योंकि एटीपी का ही काम है, ठीक है सारा, तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे और ये बचपन से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होने लग जाएंगी, ठीक है। क्रेब्स डिजीज़ क्या होगा, लॉस ऑफ माइलिन। देखिए माइलिन क्या होती है, ये एक माइलिन शीट जो न्यूरॉन्स के ऊपर होती है, न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के सेल्स को कहते हैं, ठीक है। बाकी सेल्स को हम नॉर्मल सेल्स बोलते हैं, लेकिन जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स के ऊपर ये एक माइलिन शीट लगी हुई होती है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है ना उससे, इम्पल्सिस जिनको कहते हैं, ठीक है, केमिकल और इलेक्ट्रिकल। तो इम्पल्सिस जब पास होती हैं तो ये माइलिन शीट जो होता है ना ये इनको इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि जो हमारी बराबर वाले जो न्यूरॉन है उससे कोई इनका कनेक्शन मतलब वो ना हो, मतलब इनको क्या होते हैं वो इनका कनेक्शन मतलब आपको पता है कि ना ये करंट जब पास हो रहा है तो दूसरी तरफ भी वो ना चला जाए करंट, और ऐसे ही फ्लो सही प्रॉपर फ्लो हो इम्पल्स का। और माइलिन क्या करता है, ये एक्सॉन एक उसका ही पार्ट है
न्यूरॉन सेल का, उसको भी दूसरे एक्सॉन से सेपरेट करता है। एक न्यूरॉन सेल के दूसरे न्यूरॉन सेल के एक्सॉन से सेपरेट करता है ये, तो वो भी नहीं होगा वो। उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन, और डेथ क्या हो जाएगी एज 2 में, ठीक है, 2 साल की उम्र में ही डेथ हो जाएगी। और ये एमसीक्यूज में आ सकता है और आया भी था कि ये कब एज कितने साल की उम्र में डेथ होती है क्रेब्स डिजीज़ में, तो याद रखिएगा 2 ईयर्स के जब होते हैं, ठीक है, या उससे भी पहले डेथ हो जाती है बच्चे की, ठीक है। तो ये लॉस ऑफ माइलिन शीट, ये क्यों होती है लॉस ऑफ माइलिन शीट? देखें माइलिन में ना कुछ लिपिड्स होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स आपको पता है ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये होते हैं, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो होने लग जाते हैं, उसकी कमी होने लग जाती है, ठीक है। जब वो मिलेंगे ही नहीं तो वो आपस में वहाँ पर जाकर स्टोर ही नहीं हो पाएंगे, सेल फंक्शन ही नहीं कर पाएगा, तो ये लॉस ऑफ माइलिन शीट हो जाएगी। उससे इसका सबसे बड़ा होगा मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन इसका असर होगा, क्यों? क्योंकि ब्रेन से ही ताल्लुक़ है, इसका सारा ताल्लुक़ इसका ब्रेन से है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया है, अब हमारी बारी है एमसीक्यूज़ को करने की, ठीक है। ये मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि मैंने आपको बेसिक थोड़ी बना दी हैं। अब अगर कोई भी ऐसा एमसीक्यूज़ आया इसमें से तो वो आपसे बच नहीं पाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल फ्रैक्शनेशन इज़ टू, देखें सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो एक सेल है दूसरे सेल से उनको सेपरेट, उनके ऑर्गेनल्स को सेपरेट करते हैं, ताकि हम उनके फंक्शन को मालूम कर सकें कौन सा सेल क्या फंक्शन करता है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन है व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, नहीं, ये इसलिए नहीं होता बिल्कुल भी। और सेल मेम्ब्रेन इज़ नॉट एन ऑर्गेनल, ये आपको पता होना चाहिए। बीटा है आइडेंटिफाई द एंजाइम आउटसाइड द ऑर्गेनल, आउटसाइड द ऑर्गेनल ये बोले हैं, एंजाइम नहीं, एंजाइम का कोई रोल इसमें नहीं है, ये ऑर्गेनल की वो करता है, फंक्शन को मालूम करता है, ठीक है। चार्ली है डिटरमाइन द साइज़ ऑफ वेरियस ऑर्गेनल, देखें बहुत सारे ये ऑर्गेनल्स के साइज़ का इनका कोई लेना देना नहीं, ये फंक्शंस को याद रखिएगा। सेल फ्रैक्शनेशन क्या होता है, ये फंक्शन को ऑर्गेनल्स के मालूम करता है। तो डेल्टा है सेपरेट द मेजर ऑर्गेनल सो डैट दियर पर्टिकुलर फंक्शन कैन बी डिटरमाइन, इससे हम क्या करते हैं, पहले सेपरेट करते हैं ऑर्गेनल्स को, फिर जब सेपरेट हो जाएंगे ऑर्गेनल्स तो उसके बाद हम उसके फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे, इससे कि क्या कौन सा ऑर्गेनल फंक्शन करता है। जैसे लाइसोसोम का भी हमने पढ़ा, तो ये भी उससे ही मालूम हुआ है, सेल फ्रैक्शनेशन से, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अगर हम मिडिल लैमेला है और सेल वॉल की जो लेयर होती है आपको पता है, मिडिल लैमेला है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो प्राइमरी वाली जो होती है ना उसको हम लोग कैसे पता, देखें हम जब आइसोलेट कर देते हैं ना किसी सेल को, तो उसको वो भी हम उसको सेल फ्रैक्शनेशन ही कहते हैं, किसी सेल को आइसोलेट कर देना। आपको पता है वो मिडिल लैमेला एक सीमेंटिंग लेयर है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ती है। जब हम आइसोलेट कर लेंगे एक सेल को तो आपको पता है मिडिल लैमेला खुद हट जाएगी, और कौन सी सेल वॉल की फर्स्ट लेयर होगी, फिर प्राइमरी होगी, फिर हम मिडिल लैमेला नहीं कहेंगे। वैसे अगर ये सेल फ्रैक्शनेशन नहीं हो, ये सेल टिश्यू में हो, तो ये पूरा सेल वॉल की फर्स्ट लेयर को हम मिडिल लैमेला बोलेंगे, ठीक है। तो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, सेकंड क्या है, द वॉल्यूम इनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज़ ऑफन मच लार्जर देन द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इन एनिमल सेल। द मोस्ट रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन इज़ डैट बीटा ऑप्शन इसका राइट है, क्योंकि बाकी जो हैं वो वॉल्यूम के बारे में कुछ बात नहीं बता रहे हैं, और ये जो वैक्यूल वाली चार्ली में लिखा हुआ है आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है ये वाला। इसमें सिर्फ बीटा में सही बात बताई हुई है, बाकी रॉन्ग स्टेटमेंट है सारी। और चार्ली में ये बताया हुआ है कि ये जो वैक्यूल है वो रिड्यूस करता है साइटोप्लाज्म का साइज़, तो इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो और डेल्टा में क्या लिखा हुआ है, एनिमल सेल आर मोर स्फेरिकल, ये स्फेरिकल वाली बात यहाँ पर कोई ताल्लुक़ नहीं रखता, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। और अल्फा क्या लिखा हुआ है, प्लांट सेल आर कैपेबल ऑफ हैविंग अ मच हाइयर सरफेस टू वॉल्यूम रेशो होना चाहिए यहाँ पर, रेशो देन एनिमल सेल, तो ये भी बात नहीं है बिल्कुल भी दुरुस्त, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अल्फ़ा बीटा इज़ द राइट आंसर। क्या है, प्लांट सेल हैव अ मच मोर हाईली कॉन्वोल्यूटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन देन एनिमल सेल, कह रहे हैं प्लांट सेल के जो है देखें इसमें अल्फ़ा आंसर है, सॉरी, ये कॉन्वोल्यूटेड का मतलब यहाँ होता है बहुत पेचीदा जो है वो डिफरेंट है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सब में ही सही होती है, एक जैसी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की,
तो ये बात यहाँ दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एनिमल और प्लांट सेल दोनों की सेल मेम्ब्रेन एक ही तरह की होती है, तो कन्वोल्यूटेड यहाँ कोई बात आनी नहीं थी। तो अल्फ़ा ही सही है कि रेशो ये इनका ज़्यादा होता है। अगर हम पूछें कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, जैसे 2:1 रेशो होता है ना, तो प्लांट का डबल होगा और एनिमल का सिंगल, ठीक है। तो ये अल्फ़ा इज़ द राइट आंसर, या बीटा रॉन्ग लगा हुआ है, ठीक है। नंबर 3 है लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स are present in cell that specialized in producing which of the following molecule। देखें, आपको पता है राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, तो उसका काम क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, किसी सेल में बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स हैं, तो उसका क्या फिर ज़्यादातर वो क्या अपना चीज़ प्रोड्यूस कर रहा होगा, स्पेशली वो क्या चीज़ बना रहा होगा। देखें, प्रोटीन ही बनाता है ना राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री है, तो इसका इसलिए चार्ली राइट ऑप्शन है, बाकी दुरुस्त नहीं है राइबोसोम। अब है 4 इन एनिमल सेल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर पैक्ड टू प्रिवेंट जनरल डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट। एक डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट की बात आ गई, इसमें क्या हो गया, ऑटोफैगी हो गई, खुद ब खुद सेल ने अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया, तो ये लाइसोसोम का ही काम है। खैर आगे पढ़ लेते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स फंक्शन इज़ द कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है यही जो इसका सेलुलर कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना, ये ऑटोफैगी का ही एक वो है पार्ट, ठीक है। तो ये लाइसोसोम करता है, इसका बीटा इज़ द राइट ऑप्शन है, ठीक है।